रात के 1:30 का समय हो रहा था। फरवरी का महीना था, सर्दियों के ये दिन थे। एक बहुत ही आलीशान बंगले के अंदर एक चोर दबे पांव घुसता है चोरी करने के इरादे से। और जैसे इस घर के अंदर जाता है तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर कोई भी नहीं है और ये अपना हाथ साफ करके वहां से इजिली निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि बेडरूम की लाइट जली हुई है। ये देखने के बाद जो ये चोर था, ये उस बेडरूम की तरफ चल पड़ता है। जैसे इस बेडरूम के पास ये पहुंचता है और खिड़की में से नजर टिका के अंदर देखने की कोशिश करता है तो इस चोर के होश फाख्ता हो जाते हैं, इसके होश उड़ जाते हैं। उस बेडरूम के अंदर बेहद ही खूबसूरत 30 साल की महिला रो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। और उसके पास में एक शख्स खड़ा हुआ था जो लगातार इस महिला को टॉर्चर कर ही जा रहा था। तो क्या हुआ था इस कहानी में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको मजा आने वाला है। तो कहानी है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक पोश इलाके में काफी सारे ऐसे बंगले थे, लेकिन एक बंगले पे दिन भर ताला टंगा रहता था। अब जब दिन भर उस पर ताला लगा रहता था तो ये एक चोर जिसका नाम अरुण था, 27 साल में जिसकी उम्र थी, ये उस बंगले को नजर टिका के देखता रहता था, दिन भर उसकी रेकी किया करता था। इसने सोचा कि जब इस बंगले में ताला लगा रहता है तो यानी कि इसके जो मालिक और मालकिन है वो यहाँ पर है नहीं, घर वाले। तो आज रात को इसी बंगले को निशाना बनाएगा और यहाँ पर ही वो चोरी करेगा। रात का 1:30 का समय हो रहा था। ये चोर पीछे की दीवार को फांदता हुआ उस बंगले के अंदर आ जाता है और पीछे के दरवाजे से ही जैसे तैसे करके ये अपने ट्रिक से खोल के उस बंगले के अंदर एंटर हो जाता है। अब अरुण जब इस बंगले के अंदर आ गया तो ये चोरी करने की उचित जगह की तलाश कर रहा था। अब इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई इसको माल मिल जाए, कोई इनका लॉकर हो, कोई ऐसी अलमारी वगैरह हो जिसके अंदर इन्होंने माल ताल रखा हो, पैसे वैसे रख रखे हो। तो ये सारी रेकी इस घर के अंदर आके ये कर रहा था कि तभी इसको कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती फर्स्ट फ्लोर से। ये दबे पांव फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। वैसे तो पूरे घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है तो वहां पर बेडरूम की लाइट जल रही थी। अब जब बेडरूम की लाइट जली तो अरुण ने सोचा इस घर के अंदर जब कोई भी नहीं था तो इस कमरे की लाइट किसने जलाई। ये वहां पर जाता है उस बेडरूम के पास और खिड़की में से अंदर देखता है तो अंदर एक बेहद ही खूबसूरत 30 साल की महिला जिसका नाम दीपाली था और इसका पति महेश जो 32 साल के लगभग था। जो महेश था दीपाली को बालों से पकड़कर मार रहा था, पीट रहा था। ये दीपाली जो है ये अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी, फूट फूट के रो रही थी। लेकिन जो महेश है वो दीपाली को बार बार कह रहा था कि तुम इस घर से चली जाओ, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। और जो दीपाली है वो महेश के पैर पकड़ रही थी, उसके पैरों में गिर पड़ी थी। वो कहती तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैं इस घर से चली जाती हूँ, तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मेरा क्या ही होगा, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। महेश कहता मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम्हारी जैसी महिला से मेरी शादी होगी। न जाने किस बात पे महेश को इतना गुस्सा था कि दीपाली को लगातार लातों घूसों से भी पीट रहा था, थप्पड़ भी मार रहा था। और जबकि दीपाली जो थी वो इस सारी जातियों को सहन करने के बाद भी महेश के पैर नहीं छोड़ रही थी, उससे दया की भीख मांग रही थी। अरुण ने जब ये सारी चीजें देखी तो इसका खून खोल उठा कि इतनी खूबसूरत महिला पे कोई हाथ कैसे उठा सकता है। लेकिन वो एक चोर था, इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। अगर अरुण वहां पे कोई एक्शन लेता या शोर मचाता तो उल्टा अरुण को ही चोरी के इल्जाम में या इस तरीके से इस घर के अंदर एंटर करने के इल्जाम में सलाखों के पीछे करवा दिया जाता। अरुण जब इन सब चीजों को देखता है तो उसका दिल दुखी होता है, वो भरे मन से उस घर से बाहर आ जाता है। लेकिन अब अरुण जो था वो डेली उस बंगले से कुछ दूरी पे खड़ा हो जाया करता था, उस घर की रेकी किया करता था। तो अरुण देखता है कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे का जब समय होता है तो जो ये महेश है इस बंगले का मालिक, वो बंगले को बाहर से ताला लगा के वहां से चला जाता है। और शाम को जब ये आता है 8 9 बजे या 10 बजे, तब उस बंगले का ताला खोलता है और उसके अंदर आता है। अरुण ने देखा कि ये अपनी पत्नी को इस तरीके से बंद करके क्यों जा रहा है और उसको रोज रात को आके मारता है, पीटता है। अब अरुण ने काफी दिन तक जब ये नजारा देखा तो एक बार फिर ये बंगले के अंदर जाता है। अंदर जाके वही सारा नजारा खिड़की में से देखता है कि जो मालिक है महेश वो दीपाली को फिर पीट रहा है। मतलब ये रोज का ही काम था। अब अरुण से रहा नहीं गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो एक निश्चित दूरी पे इस बंगले के बाहर सारी रात खड़ा रहता। चोरी चकारी तो बस इतनी सी करता था कि इसका खर्चा चल जाए, बाकी तो सारी ये रात भर की ड्यूटी उस बंगले के बाहर ही दिया करता था। आखिरकार ऐसा ही होता है 25 26 फरवरी के लगभग ये जो महिला है इसको बाल पकड़कर जो महेश है इसका पति, ये उस बंगले से बाहर कर देता है। दीपाली बार बार महेश से कह रही थी कि मुझे इस तरीके से घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी, सुनसान अंधेरी रात है। लेकिन जो महेश है दीपाली की एक भी बात नहीं सुनना चाहता था, इसको धक्का देके ही अपने घर से बाहर कर देता है।
दीपाली रोती बिलखती थोड़ी देर तो उस दरवाजे की चौखट पे बैठी रहती है, लेकिन अब क्या करे, ये मजबूरी में वहाँ से उठ के चल पड़ती है। अब जैसे ही रोड पे धीरे धीरे चल रही थी तो दीपाली को काफ़ी डर थे। अब सुनसान ऐसे माहौल में ये अकेली जवान महिला चल रही है, कुत्ते पीछे ना पड़ जाएं, कहीं कोई गलत लोग उसको उठा के ना ले जाएं, इसके साथ कोई गलत काम नहीं हो जाए, तमाम तरह की इसके जहन में बातें घूम रही थी कि थोड़ी दूर चलने पे ही जो अरुण है वो इसको मिलता है। अरुण दीपाली के पास आता है और उससे कहता है, मैडम क्या हुआ, आप इस तरीके से परेशान क्यों, रो क्यों रहे हो। अब दीपाली एक अनजान शख्स को अपना दुख तो कैसे ही बता दे, वो उससे थोड़ा सा दूर हट के रोड के दूसरी तरफ चलना शुरू करती है। लेकिन जो अरुण था वो दीपाली के पीछे पीछे चल रहा था। दीपाली को डर लगने लगा, ये अपने कदमों की चाल थोड़ी तेज कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो अरुण है वो दीपाली के आगे आगे खड़ा हो जाता है। दीपाली से कहता है कि आप इतनी सुनसान रात को इस तरीके से कहाँ जा रही हैं और आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आप रो क्यों रही हो। दीपाली कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, मुझे जहाँ जाना मैं चली जाऊंगी, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। अरुण कहता है कि मुझे पता है कि आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और मुझे ये डर है कि आप कोई गलत कदम ना उठा लो, कहीं अपनी जान ना दे दो। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र है, इसलिए मैं आपका साथ देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इतने में गली के जो कुत्ते थे वो आ जाते हैं, वो भौंकते हैं। दीपाली डर जाती है, डर जाती है, उस सहम के अरुण के बिल्कुल चिपक के खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही अरुण का स्पर्श दीपाली को मिलता है और दीपाली को अरुण का स्पर्श मिलता है और दोनों जब दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं तो दीपाली को थोड़ा सा विश्वास होने लगता है अरुण के ऊपर। अरुण और दीपाली जो थे ये अब साथ चलने लगते हैं। अरुण कहता है कि मैंने आपको देख लिया था। दीपाली कहती है, जब तुमने मुझे देख लिया और तुम्हें सारी बात पता है तो तुम फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ और इतनी रात को सुनसान सड़क पे मैं क्यों हूँ। अरुण कहता है कि नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता था कि आपकी आपके पति से क्या बात हुई, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ। दीपाली कहती है, मैं अभी कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ। अरुण कहता है, आप सारी रात कहाँ पर बिताएंगे। दीपाली कहती है, मैं कहीं बिता सकती हूँ, अब मेरे लिए कोई ठोर ठिकाना तो है ही नहीं, सारी रात में इसी तरह से भटकती रहूंगी रोड पे, या देखती हूँ कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अरुण कहता, अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ पास में मेरा घर है, आप मेरे साथ चल चले, वहां पर आप आराम से रेस्ट भी कर लेना, आपने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए, आपको सर्दी भी लग सकती है। दीपाली हिचकिचा तो रही थी कि अनजान शख्स के साथ वो उसके घर कैसे चली जाए, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। दीपाली अरुण के साथ चल पड़ती है। अरुण एक स्लम में रहा करता था, छोटा सा इसका एक ही कमरे का मकान था। दीपाली को ये उस कमरे के अंदर ले जाता है, एक चारपाई थी, उसके ऊपर रजाई वगैरह रखी हुई थी। दीपाली को कहता है कि आप यहाँ पर इत्मीनान से सो जाएं और मैं सुबह ही अब यहाँ पर वापस आऊँगा, अंदर से कुंडी आप लगा लेना ताकि आपको किसी भी तरह का दहशत ना हो, आपको किसी भी तरह का डर ना लगे। दीपाली देखती है कि अरुण इस तरीके से घर से बाहर निकल गया। दीपाली ने कुंडी लगाई और अब नींद तो क्या ही आनी थी, क्योंकि इतनी टेंशन में थी वो, सारी रात उसकी आंखों ही आंखों में निकल जाती है। सुबह जब होती है तो अरुण बाहर से कुछ खाने का सामान पैक करके लाता है और अपने घर का गेट खटखटाता है। दीपाली गेट खोलती है। दीपाली अरुण से कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है, कोई बर्तन ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं सोच रही थी कि कुछ नाश्ता बना देती, चाय वगैरह बना देती, तुम रात भर रहे कहाँ। तमाम तरह के सवाल दीपाली उससे पूछने लगी। जब इस तरह से अरुण से दीपाली ये सारे सवाल पूछ रही थी तो अरुण को कहीं ना कहीं दीपाली ऐसी लग रही थी जैसे उसकी घरवाली हो, उसकी पत्नी हो, और उसका इतने हक से अरुण से सवाल पूछना अरुण को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अरुण की आंखें गीली हो चुकी थी, उसको एक अपनेपन का एहसास हुआ। काफ़ी सालों बाद किसी ने अरुण से इस तरीके से फिक्र करके कुछ पूछा है। अरुण कहता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, रात भर काम करता हूँ और दिन भर मैं आराम करता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। दीपाली कहती, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब तुम खाओगे क्या, पियोगे क्या, यहाँ तो घर में कुछ भी नहीं है। अरुण कहता है, मैं बाहर से पैक करा के ले आऊँ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। दीपाली अरुण नाश्ता करते हैं और उसके बाद अरुण और दीपाली दोनों बातें करने लगते हैं। दीपाली अरुण से कहती है, तुम काम क्या करते हो। अरुण कहता है कि बस मेरा रात का चौकीदारी का काम है, दिन भर तो मैं सोता हूँ, रात में ही काम करता हूँ। दीपाली कहती है कि फिर तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारे माता पिता या घर में फैमिली मेंबर कोई। अरुण कहता है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, माता पिता की मौत बचपन में ही हो चुकी थी और भाई बहन कोई है नहीं, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूँ और अकेले का ही गुजारा करना है, तो फिर मैं क्या ही खाना बनाऊँ और क्या ही यहाँ पर बर्तन रखूँ, इसलिए घर गृहस्थी का कोई सामान नहीं, बस एक चारपाई, एक पानी का मटका और ये एक रजाई रखी हुई है, जो ही मेरी संपत्ति है। दीपाली कहती कि आदमी कितना मजबूर है, कितना परेशान है, उसके बावजूद इसके दिल में दूसरे की मदद करने की कितनी भावना है। दीपाली अरुण के ऊपर थोड़ा फिदा होने लगी थी। अब यहाँ पर अरुण दीपाली से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। दीपाली कहती, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है। जो मेरा घर था ये महेश का ननिहाल पक्ष का घर था, इनके ही पड़ोस में, तो ये अपनी नानी के आया हुआ था। और जब इसने दीपाली को देखा और दीपाली की खूबसूरती पे फिदा हो गया, इसने शादी की बात चलाई।
घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे दीपाली के कि इतना अच्छा रिश्ता दीपाली के लिए आया है, इतना खूबसूरत और नौजवान लड़का इससे शादी करना चाहता है, तो उन्होंने हाँ कर दी। महेश ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहता था, चट मंगनी पट भी आई हो गया। महेश और दीपाली यहाँ पर आके रहने लगे। अब यहाँ पर महेश कुछ दिन तो दीपाली के साथ अच्छे से रहा, लेकिन जो दीपाली गांव की लड़की थी, शहरों में किस तरीके से रहा जाता है, क्या स्टेटस होता है, ये सब चीज़ें इसको पता नहीं थी। अब जब महेश के दोस्तों ने कहा कि तू कहाँ गांव की गवार लड़की से शादी करके बैठ गया है, तेरे को तो एक से एक शहर की मॉडर्न लड़की मिल सकती थी, तो धीरे धीरे महेश का बर्ताव दीपाली के लिए बदलता चला गया। अभी 2 साल ही शादी को हुए हैं, जो महेश है वो दीपाली से तलाक लेना चाहता है। लेकिन अब दीपाली महेश को अगर तलाक दे देती है तो इसका तो पूरा भविष्य, पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और महेश इसी वजह से रोज दीपाली को मारता है, पीटता है। और दीपाली उससे कहती है कि इस तरीके से उसके साथ नाइंसाफी ना करे, लेकिन महेश को तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो दूसरी शादी करना चाहता है किसी और लड़की से। दीपाली इस तरीके से परेशान थी। अब इस तरीके से सारी बात दीपाली जब अरुण को बता रही थी, तो यहाँ पर दीपाली की आंखों से आंसू हो जाते हैं। अरुण दीपाली की आंखों के आंसू देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये न चाहते हुए भी अपने दोनों हाथ दीपाली के गालों तक ले जाता है और अपने अंगूठों से इसके आंसू पहुंचने लगता है। जब इस तरह का स्पर्श दीपाली को मिलता है तो इसकी आंखों से और झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा प्यार और ऐसी सहानुभूति मिले हुए दीपाली को काफ़ी समय हो चुका था। और जो अरुण है, अरुण की तो हालत का कोई बयान ही नहीं कर सकता। उसके दिल में कितने अरमान और कितने प्रेम के भाव जाग उठे थे, वो अरुण ही समझ सकता उसकी फीलिंग को। यहाँ पर दीपाली और अरुण, इन दोनों में एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। इसी तरीके से दिन आगे बीतते चले गए। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल का महीना आ चुका था। न दीपाली को कोई ढूंढने आया और न ही दीपाली किसी ने खैर खैरियत पूछी। अरुण को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। अरुण ने दीपाली से कहा कि आज 1.5 महीना 2 महीने होने को आए हैं तुम्हें अपने घर से आए हुए, क्या तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारी फिक्र नहीं है? दीपाली कहती, मेरे माता पिता को क्या ही फिक्र होगी, उन्होंने तो मेरे शादी करके और ये समझो कि बस एक तरीके से बला अपने सिर से टाली है, उनको मेरे जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। और जो महेश है वो तो मुझे क्यों ही ढूंढेगा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी से बाहर आ गई हूँ। अब इसी तरह से जब दीपाली ने बातों बातों में इससे पूछा कि तुम चौकीदारी कहाँ करते हो, कहाँ काम करते हो, तुम्हारा काम कैसा है, तुम दिन का कोई काम देख लो, रात में घर पे रहा करो, तो यहाँ पर मजबूरन अरुण को बताना पड़ा कि वो एक चोर है और वो रात में चोरियाँ करता है। दीपाली ने जब ये आवाज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई, बहुत ज़्यादा चौंक गई कि वो इतने दिनों से एक चोर के साथ रह रही थी, एक अपराधी के साथ रह रही थी, और जबकि अरुण एक चोर होते हुए भी उसने दीपाली को टच तक करने की कोशिश नहीं करी, कभी इसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश नहीं करी। हमेशा दीपाली को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करता था। दीपाली जैसा कहती थी वैसा ही अरुण किया करता था। तो यहाँ पर दीपाली को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ कि ऐसे इंसान भी चोर हो सकते हैं क्या। दीपाली उससे पूछती है कि तुम चोरी क्यों करते हो, कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते इज्जतदार। अरुण कहता है कि उसके माता पिता की बचपन में मौत हो गई थी, चाचा ने और ताऊ ने इसको पाला, और जब ताऊ के पास ये रह रहा था तो एक दिन ताऊ जी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के अरुण ने इसको घर से निकाल दिया। अरुण क्या ही करता, 10-12 साल की इसकी उम्र थी, ये अपने चाचा के घर पहुंचा और चाचा से जब बोला कि ताऊ जी ने मुझ पे इस तरीके से चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, घर से निकाल दिया है, मुझे अपने घर रख लो, तो चाचा ने भी मना कर दिया कि मैं एक चोर को अपने घर पे नहीं रख सकता, चोरी का इल्ज़ाम लग चुका था। और अरुण को वहाँ से भगा दिया जाता है। अब अरुण क्या ही करता, भटकते भटकते ये फरीदाबाद पहुँच गया। फरीदाबाद में जब इस तरीके से भूख से तिलमिला रहा था तो एक बूढ़े बाबा, उनसे अरुण की मुलाकात होती है। उनको अरुण पे तरस आया, उन्होंने अरुण को इस घर में रहने की जगह भी दी और अरुण को अपना काम भी सिखाया, जिस तरीके से वो सामान बेचा करते थे। अब थोड़े दिन बाद जो ये बूढ़े बाबा, इनकी तबीयत खराब हुई तो उनका देहांत हो गया। अरुण ने खूब कोशिश करी, खूब इलाज कराने की कोशिश करी, लेकिन पैसा नहीं था तो इलाज भी नहीं हो पाया। अरुण को दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। उसने कहा इस दुनिया में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्द से जल्द ये अमीर होना चाहता था, इसलिए इसने चोरी करना शुरू कर दिया। हालत का मरा था। और अरुण ने कहा कि जो ये घर है ये भी उस बूढ़े बाबा का ही है। अब वो गए तो विरासत में यही छोड़ के गए और मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। जब ये सारी बात दीपाली ने सुनी तो दीपाली की आंखों में आंसू आ चुके थे अरुण की सारी कहानी सुन के, कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करा देती, एक शरीफ और नेक इंसान को चोर बना देती है, अपराधी बना देती है। दीपाली अरुण से कहती है अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम ईमानदारी से जिंदगी जीना पसंद करोगे? अरुण कहता है कि मुझे चोरी करना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मुझे करनी पड़ती है। दीपाली कहती है देखो मैं गाँव में रही पड़ी हूँ और सिलाई कढ़ाई का मैंने कोर्स किया हुआ है और मुझे अच्छे से आता भी है। मैं तुम्हें लेडीज सूट सिलना सिखा देती हूँ, तुम कोशिश करोगे तो परफेक्ट टेलर मास्टर बन जाओगे। तुम लेडीज सूट की एक दुकान खोल लो, महिलाएं आएंगी उनके सूट सिल दिया करना,
ईमानदारी से तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा। अरुण कहता कि ठीक है, अब क्या क्या चाहिए। तो दीपाली कहती है तुम एक सिलाई मशीन ले आओ, और जो भी कुछ सामान वो बताती है। अरुण जाता है मार्केट से सिलाई मशीन और बाकी का सामान लेके आ जाता है, कैंची वगैरह, फीता वीता नापने का जो भी था। अब यहाँ पर दीपाली घर के बाहर एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ पर महिलाओं के लड़कियों के सूट सिले जाते हैं। और जैसे ये बोर्ड लगता है तो जो आस पड़ोस की जो लड़कियां थी वो अपने सूट लेके आती हैं दीपाली के पास सिलने के लिए। अब दीपाली उन सूटों को भी सिला करती थी और अरुण को सिखाया भी करती थी। महीने 2 महीने बीतते, जो अरुण था वो भी परफेक्ट हो चुका था, सिलाई मास्टर बन चुका था। यहाँ पर जो अरुण था, अब ये घर से तो काम कर ही रहा था, लेकिन अरुण सोच रहा था कहीं दुकान डाली जाए। तो अरुण दीपाली से कहता है कि अब हमें कहीं बाहर मार्केट में दुकान डाल लेनी चाहिए और इसके लिए पैसा चाहिए, तो मैं एक लास्ट बार चोरी और करके आता हूँ, जिससे मैं इतना पैसा ले आऊँगा कि हम एक अच्छी सी दुकान डाल सके और ईमानदारी से ज़िंदगी को जी सके। दीपाली कहती कि नहीं, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसा चाहिए, मैं लेके आ जाऊँगी, कितना चाहिए होगा। अरुण कहता है तो मुझे आइडिया नहीं है कितना चाहिए होगा। दीपाली कहती कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करती हूँ। अरुण कहता तुम कहाँ से इंतजाम करोगी। दीपाली कहती मेरे पास एक आइडिया है। दीपाली जाती है महेश के पास। अब महेश 2-2.5 महीने बाद दीपाली को देख के चौंक जाता है कि अभी तक जिंदा है क्या। दीपाली से महेश कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई मेरी ज़िंदगी में, वापस यहाँ से चली जाओ। दीपाली कहती कि नहीं, एक लास्ट हिसाब तुमसे पूरा करना है, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। महेश कहता बोलो क्या है। दीपाली कहती है कि तुम्हें मुझे तलाक देना है। महेश कहता कि हाँ, मुझे तो पहली फुर्सत में तलाक देना है। दीपाली कहती है कि ठीक है, लेकिन इस तलाक की मुझे कीमत चाहिए ताकि मैं आगे की ज़िंदगी को बहुत ही आराम से जी सकूँ। महेश कहता बोलो कितना पैसा तुम्हें चाहिए, तुम जितना बोलोगी मैं देने को तैयार हूँ। महेश को तो अपना पिंड छुड़ाना था, क्योंकि जब तक वो दीपाली को तलाक नहीं देता किसी और लड़की की शादी नहीं कर सकता था। दीपाली कहती मुझे 40 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें तलाक के पेपर पे साइन कर दूंगी। अब 40 लाख रुपए, महेश करोड़पति आदमी था, कोई ज़्यादा बड़ी रकम थी नहीं इसके लिए। वो कहता है कि ठीक है, कल तुम इसी समय पे वापस आ जाना, मैं तलाक के पेपर कंप्लीट रखूंगा और तुम्हें 40 लाख रुपए भी दे दूंगा। दीपाली सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जो ये महेश था, दूसरे दिन दीपाली का इंतजार कर रहा था। दीपाली अरुण के साथ वहां पर पहुंचती है। महेश जो है वो 40 लाख रुपए एक बैग में भरे हुए थे, वो दीपाली के हाथ में दे देता है और तलाक के पेपर आगे कर देता है। दीपाली को क्या चाहिए था, वो तलाक के पेपर पे साइन करती है, महेश को दे देती है। अब इधर महेश भी आज़ाद हो चुका था और दीपाली भी आज़ाद हो चुकी थी। दीपाली अरुण के साथ इसके घर आ जाती है। अब यहाँ 40 लाख रुपए इनके हाथ आ चुके हैं, तो अब किसी चीज़ की कमी तो रहने वाली नहीं थी। ये मेन मार्केट के अंदर एक दुकान खरीद लेते हैं। वहाँ पर जो अरुण है ये अपने टेलर मास्टर की दुकान डाल लेता है, बोर्ड लगा देता बड़ा सारा। काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारी लड़कियां सूट सिलाने के लिए आती थी। अरुण ओवर टाइम लगा के दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा अच्छे और सुंदर खूबसूरत सूट महिलाओं को दिया करता था। थोड़े दिनों में जो अरुण है इसका नाम पूरे मार्केट में चमकने लगा। पूरे इलाके की महिलाएं, लड़कियां अरुण के पास ही आती थी अपना सूट सिलवाने और काम करवाने के लिए। दीपाली भी अरुण का हाथ बटाया करती थी। धीरे धीरे 8-10 महीने के अंदर ही दीपाली और जो अरुण है ये एक बहुत अच्छा अपना मुकाम बना लेते हैं। दुकान अच्छी चलने लग जाती है, आमदनी भी अच्छी खासी हो चुकी थी। अभी तक तो ये लिव इन में रह रहे थे। अब अरुण बड़ी हिम्मत करके दीपाली से कहता है कि दीपाली मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी। दीपाली के दिल में ये अरमान तो कब से ही थे, लेकिन वो एक महिला थी, महिलाओं की ये बात कैसे कह दे। जैसे अरुण ने ये बात बोली, दीपाली के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो जोर से अरुण को अपने गले से लगा लेती है। अरुण भी दीपाली को अपनी बाहों में भर लेता है और इन दोनों का ये जो प्रेम का इजहार था वो इस तरीके से हो जाता है। दीपाली और अरुण ये जाते हैं मंदिर में, वहाँ पर ये दोनों शादी करते हैं। अरुण दीपाली की मांग भरता है। दीपाली अरुण के पैरों को हाथ लगाती है, लेकिन यहाँ पर जो अरुण है दीपाली को उसके कंधों से पकड़ता है, उसको उठाता है और उसके बाद वो दीपाली के पैर छूता है। दीपाली कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे परमेश्वर हो और तुम इस तरीके से मेरे पैर छू के मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। अरुण कहता है कि नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी में साक्षात देवी हो। मेरी ज़िंदगी में मेरे माता पिता के बाद अगर कोई भगवान का स्वरूप आया तो तुम आई हो। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं आज भी वैसे ही चोरियां करता रहता और बदनामी की ज़िंदगी जीता रहता। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुमने मेरे हर पल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दीपाली कहती है अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो वो रात मेरी अंतिम रात होती, क्योंकि मैं टूट चुकी थी। यहाँ पर दीपाली अरुण की शुक्रगुजार थी, अरुण दीपाली का शुक्रगुजार था और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो इज्जत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ये दोनों कभी नहीं चाहते थे कि दीपाली की वजह से अरुण की आंखों में आंसू आए और अरुण नहीं चाहता था कि उसकी वजह से दीपाली की आंखों में आंसू आए। साल
2023 नवंबर में इन दोनों ने शादी कर ली थी। आज इनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। दीपाली और अरुण के एक खूबसूरत सी बच्ची है, जिसकी ये बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ परवरिश कर रहे हैं। दीपाली और अरुण अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी दीपाली और अरुण की, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।